caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, क्या आप भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि यार मेरे लिए ये हॉस्पिटल अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, कौन से हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू दूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए हॉस्पिटल के बारे में। तो बहुत सारे डाउट होते हैं। तो बहुत बार आप भी पूछते हो कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊँ कि ना जाऊँ, उसमें जाऊँ कि ना जाऊँ। तो आपको किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए और किस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, वो डाउट आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। तो जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में पता कर लो कि वो जो हॉस्पिटल है वो JCI या NABH के अंडर आता है या नहीं आता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल है जो कि JCI के अंडर नहीं आते हैं लेकिन NABH के अंडर आते हैं। तो अगर NABH के अंडर आने वाला भी हॉस्पिटल अगर आप प्रेफर करते हो तो वो भी आपके लिए सही है। लेकिन जो हॉस्पिटल NABH की तरफ से एफिलेटेड नहीं है, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे वाले हॉस्पिटल को हमें अवॉइड करना चाहिए जो हॉस्पिटल NABH से रजिस्टर्ड नहीं होते। दूसरी चीज़, जब भी हॉस्पिटल में जाना है तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि हॉस्पिटल कितने बेड का है। तो बहुत सारे दोस्तों को ये भी डाउट रहता है कि कौन से हॉस्पिटल को हम चूज़ करें या कितने बेड वाले को चूज़ करें। तो जो मोस्टली दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो सारे 200 बेड से ऊपर के ही हैं, चाहे वो 300, 250, 350, 400 कितने भी ऊपर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लेस दैन 200। तो 200 से अगर ऊपर का हॉस्पिटल आपको मिलता है तो वेल एंड गुड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी सैलरी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 150 तक का या 170 या 180 150 से ऊपर तक का हॉस्पिटल मिलता है लेकिन वो हॉस्पिटल NABH से एफिलेटेड है, तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि आपको सैलरी उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो अगर सैलरी अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर 200 से ऊपर वाले हॉस्पिटल में जाना है। तीसरी चीज़ है, जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो ये चीज़ ज़रूर देख लो कि वो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या नहीं है। क्यों ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्पिटल है, जैसे कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कि जैसे अपोलो की कुछ ऐसी ब्रांचेस है जो कि ओनली मैटर्निटी के लिए, मतलब मदर और बेबी के लिए। ऐसे ही कुछ जैसे रेनबो हॉस्पिटल हो गया, तो ऐसे कुछ हॉस्पिटल है जो कि पीडियाट्रिक के लिए अलग है। तो ऐसे वाले हॉस्पिटल में जाने का मेरे हिसाब से कोई इतना अच्छा कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाने की। अगर आप मल्टी स्पेशलिटी में जाते हो तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है। कल को गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, और कल को अगर आपने अब्रॉड जाना है तो भी वो मल्टी स्पेशलिटी वाले को उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काउंट करते हैं। तो चौथी जो चीज़ है वो है सैलरी के बारे में। तो जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो सबसे पहले उसकी सैलरी देख लो, क्योंकि सैलरी जो पैकेज है वो नॉर्मली दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल है NABH के अंडर आते हैं वो 21,000 से कम सैलरी कोई नहीं देता है। तो अगर आपको 21 से कम कोई 18, 17, 16, 15 या फिर 19, 20, 19 तक भी मिल रही है तो आप उसको अवॉइड करो। कोशिश करो कि 21 से ऊपर वाले हॉस्पिटल में जाने की। लेकिन जैसे दिल्ली में जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, मेदांता है ना, ये कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो कि आपको 24, 25 तक भी देते हैं एज ए फ्रेशर। लेकिन 21 जो है मिनिमम सैलरी है दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल की। तो अगर 21 से कम कोई आपको बोलता है तो उस हॉस्पिटल को बिल्कुल अवॉइड करो। जिस भी हॉस्पिटल में जाना है ये चीज़ ज़रूर देखो कि वहाँ पे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या नहीं है। जैसे कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कि बिना रिसर्च इंस्टीट्यूट होने के बाद भी वहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती है, सब होता है। तो हमेशा उस हॉस्पिटल को प्रेफर करना है जिसमें रेगुलर क्लासेस कंडक्ट होती है। जैसे एक हफ्ते में आपको कम से कम 2 नहीं तो फिर 3 क्लासेस तो लेनी होती है, क्योंकि ये जो क्लासेस होती है इसके आवर्स जो है वो काउंट होते हैं। जैसे कितने एक मंथ में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वीक में कम से कम 2 या 3 जो क्लासेस है, मतलब 2 या 3 घंटे की जो क्लासेस है वो आपको लेनी है। तो अराउंड 10 से लेके 12 घंटे तक आपके एक मंथ में कंप्लीट होने चाहिए। तो कोशिश करो रेगुलर क्लासेस जिसमें लगती हो वहीं पे जाने की, क्योंकि आपके जो आवर्स है वो काउंट होते हैं कल को जब आप ब्रॉड के लिए प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हो
कोशिश करो आपको या तो CCU मिलना चाहिए या CTVS मिलना चाहिए या फिर आपको ICU मिलना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आपको वार्ड का एक्सपीरियंस है, अगर आपने वार्ड में काम किया तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा मतलब काउंट नहीं होता है, क्योंकि आप पेशेंट तो ज़्यादा देखते हो लेकिन आपको जो नॉलेज है वो लिमिटेड ही रहती है। तो आपको पता नहीं होता है कि जब पेशेंट क्रिटिकल होता है तो कैसे हैंडल करते हैं, CBL डालनी तो क्या करना है, इंटुबेशन करना है तो क्या करना है, प्रोसीजर कैसे करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ICU में ही सीख सकते हो और कहीं नहीं सीख सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो, अगर आपको बाई चांस नहीं मिली, आप सिलेक्ट हो गए हो और वार्ड में आपकी ड्यूटी डाल दी है, तो कोशिश करो, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो आप 1 महीने के लिए वहीं पे रहो, लेकिन ट्राई करते रहो किसी और हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे भी आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, या तो शुरू में ही जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब आपको बोलते हैं कि आपको वार्ड में भेजेंगे, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, 2-3 हॉस्पिटल में और ट्राई कर लेना है ताकि जहाँ पे आपको ICU मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोशिश ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर करो कि वहाँ पे PF वगैरह कटता है या नहीं कटता है। अगर कटता है तो कितना कटता है, आपको कितना मिलेगा, और कितना मतलब जब एंड पे आप छोड़ोगे हॉस्पिटल वहाँ पे आपको कितने डबल होके मिलेगा या कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी है। नॉर्मली हॉस्पिटल जो है फ्री में आपकी इंश्योरेंस करके देते हैं, जो कि 2 से 3 लाख तक का क्लेम करते हैं। तो उसी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आपका करके दें, क्योंकि नॉर्मली हॉस्पिटल सारे आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी करके देते हैं। भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम पे आपके काम आ सकती है। उसके बाद फैसिलिटीज़ देख लो हॉस्पिटल आपको क्या क्या दे रहा है। जैसे नॉर्मली जो हॉस्पिटल देते हैं, जो कि अच्छे हॉस्पिटल है, वो आपको जो फैसिलिटीज़ देते हैं नॉर्मली, जैसे कि आपको लीव्स जो है वो आपको मिलती है 6 या 7 आपको ऑफ मिलते हैं नॉर्मल, ठीक है, और 1 मंथ की आपको लीव मिलती है 1 साल के बाद PL, जो कि आपको इंक्लूडेड सैलरी होती है। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आप शिफ्ट करते हो तो उसका आपको अलग से पैसा मिलता है, मतलब जितनी भी आपकी एक दिन की सैलरी बनती है उस हिसाब से अगर आप डबल ड्यूटी करते हो तो आपको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद फूड जो आपको डबल ड्यूटी का खाना वगैरह मिलता है, या फिर हॉस्पिटल में अगर आप वैसे खाते हो तो वो भी आपको कम पैसे में, जैसे 20-30 रुपए में पूरी फुल प्लेट जो मिल जाती है नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें देख लो कि वो हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे हॉस्पिटल जो है आपको वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर कंफर्म कर लेना। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट के बारे में। तो जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हो उनसे HR में सबसे पहले आपको यही पूछना है कि इंक्रीमेंट का क्या सीन है, कितने % इंक्रीमेंट लगता है। तो नॉर्मल जो हॉस्पिटल है वो आपका 10% इंक्रीमेंट लगाते हैं, इसलिए HR में आपको पहले ही बात करनी है कि जब मुझे 1 साल हो जाता है तो मेरा कितने % इंक्रीमेंट लगेगा। तो 10% जो लगाते हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब उससे ऊपर भी लग सकता है, लेकिन 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद ट्रेनिंग वहाँ पे कौन कौन सी दी जाती है, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कहीं भी अब्रॉड के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको ACLS या BLS का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी होता है। तो मोस्टली हॉस्पिटल, तो जैसे मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया या मेदांता हो गया, ये क्या करते हैं कि ये आपको BLS की तो करवाते ही करवाते हैं, उसके साथ साथ ACLS सर्टिफाइड भी आप होते हो वहाँ पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ACLS का सर्टिफिकेशन जो आपको देते हैं वो देते हैं AHA की तरफ से, जिसको हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलते हैं। तो मोस्टली हॉस्पिटल क्या करते हैं कि वो खुद ही कंडक्ट करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की ACLS। तो उसमें क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट करते हो बाहर से तो आपको 8-9 हज़ार रुपया देना पड़ता है, लेकिन मोस्टली हॉस्पिटल जैसे मैक्स वगैरह में दानता, ये सारे ACLS की आपको करवाएंगे तो आपको हाफ पैसे दे के ही, मतलब आपका 3-4 थाउजेंड में ही हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लो कि यहाँ पे ACLS की करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 8-9 पॉइंट आपको जो बताए हैं, ये आपको हमेशा पूछने हैं ज्वाइनिंग से पहले। तो ये अपने HR से कंफर्म करना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, कितने बेड का हॉस्पिटल है, या फिर NABH है या JCI है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो। तो प्लीज़ ये चीज़ें पहले चेक करना जब भी आपको हॉस्पिटल में जाना है, तो फिर ही आप उसी हिसाब से हॉस्पिटल ज्वाइन करना।
तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। और अगर आपने और कुछ पूछना होगा इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।